हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड इक्विटी के बारे में। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ब्रांड इक्विटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टिंग। ओके, सो in order to start this video, I would like to make you understand that if you are new in my channel, so please subscribe and like the button so that you can get the notification of all the videos in future. So let's get it started. Okay, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड इक्विटी के बारे में। तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, मतलब किसी भी चीज की फेयरनेस कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, इसे हम इक्विटी कहते हैं। सो ब्रांड इक्विटी एक मार्केटिंग टर्म है दैट डिस्क्राइब अ ब्रांड वैल्यू, मतलब इसको मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में और कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है जो कि मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रही है, एक ब्रांड की वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ एंड एक्सपीरियंस विद द पीपल, और वी कैन से अ ब्रांड, इफ पीपल थिंक हाईली ऑफ अ ब्रांड, तो इट हैज अ पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी। मतलब ब्रांड इक्विटी एक ऐसा टर्म है जिसको कस्टमर के परसेप्शंस के बिहाफ पर और उसके एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी भी कस्टमर का किसी प्रोडक्ट के लिए अच्छा परसेप्शन है, वो अगर प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोचता है या उसने उस प्रोडक्ट को लेके अच्छे एक्सपीरियंस किया है, तो उस प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दोज जिसकी नेगेटिव रिव्यू है। तो ब्रांड इक्विटी क्या है? एक कस्टमर की परसेप्शन है, उसके एक्सपीरियंस है जो कि उसने उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद एनालाइज किए हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसने फील किए हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। तो ये क्या होता है? ब्रांड वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ब्रांड इक्विटी हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम बिकॉज कंज्यूमर्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स विद ग्रेट रेपुटेशंस। मतलब ब्रांड इक्विटी एक ऐसा टर्म है जो कि आपकी सीधा सेल्स वॉल्यूम पर इफेक्ट करेगा। अगर किसी ब्रांड की अच्छी इक्विटी है मार्केट के अंदर, यानी कि कस्टमर उसके प्रति लॉयल है, कस्टमर उसके प्रति अवेयर है, कस्टमर उसके प्रति एसोसिएटेड है, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं एज कंपेरिजन टू अदर्स, तो उसकी सेल्स ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू उस पर्टिकुलर ब्रांड के जिसकी नेगेटिव इमेज है मार्केट के अंदर, या वो ज़्यादा अच्छे से मार्केट नहीं है प्रोडक्ट अपने मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ब्रांड इक्विटी एक ऐसा टर्म है जो कि कहीं ना कहीं सेल्स को भी अफेक्ट करता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन एप्पल रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट, कस्टमर्स लाइन अप अराउंड द ब्लॉक टू बाय इट even though it is usually priced higher than similar products from the competitors. Obviously, एप्पल ने अपने अपने आप को इस तरीके से मार्केट कर रखा है, अपने इस तरीके से एक ब्रांड इमेज को उसने मार्केट के अंदर फैलाया हुआ है, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर एप्पल लॉन्च करती है तो उसके लॉन्च होने से पहले ही उसकी बुकिंग पहले से चालू होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? एक एप्पल की ब्रांडिंग है जो कि उसने बनाई है अपने हार्डवर्क से, अपने कंसिस्टेंट क्वालिटी से, और वी कैन से कंसिस्टेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग उसने ये अपनी क्वालिटी को जनरेट किया है। तो उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। ओके, which is calculated by consumer perception and their experiences. Now, now the question arises how brand equity could be calculated. So there are four elements which could be considered under brand equity. First is brand loyalty, second is brand awareness, third is brand association, and perceived quality is equal to brand equity. Brand इक्विटी का जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो होता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड्स, और वी कैन से हाउ अ पर्टिकुलर कस्टमर इज रेस्ट्रिक्टेड, और वी कैन से अटैच टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे कि अगर मैं किसी मार्केट में जाता हूँ, किसी शॉप पे जाकर अगर मैं किसी अपने सपोज कोलगेट के लिए कोलगेट ही मैं कहीं कोलगेट ही मांगता हूँ अपने शॉपकीपर से एज कंपेरिजन टू दंत कांति, तो मैं क्या हूँ? मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल हूँ। अगर उस पर्टिकुलर शॉप पे वो ब्रांड अवेलेबल भी नहीं है तो मैं किसी दूसरे शॉप पे जाना प्रेफर करूँगा एज कंपेरिजन टू दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करे बिना। तो ये क्या है? मेरा ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि मैं किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर स्विच नहीं करना चाहता। ये दर्शाता है कि मैं कितना लॉयल हूँ उस ब्रांड के प्रति। सेकंड होता है मेरा ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है कि कितना
कल्टिवेटली, कितना एग्रेसिवली मैं उस ब्रांड के प्रति अवेयर हूँ कि अगर वो ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कब वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, या कितनी क्वांटिटी में मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। ये आता है मेरा ब्रांड अवेयरनेस के अंदर। ओके, या अगर कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर चेंजेस लेके आ रही है तो मैं कितनी जल्दी उसको इनकलकेट कर रहा हूँ, कितनी जल्दी मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो ये होता है ब्रांड अवेयरनेस। सेकंड होता है मेरा ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन मीन्स a mental image, or we can say a mental or emotional connection of a customer towards a brand, or we can say towards a brand image। मतलब हाँ, कैसे कस्टमर कनेक्ट है उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ। चौथा होता है परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी का मतलब कि कस्टमर ने उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या सोच रखा है कि उससे उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये चार अगर चीजें हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी हमारे लिए पॉसिबल है। फर्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी, सेकंड इज ब्रांड अवेयरनेस, थर्ड इज ब्रांड एसोसिएशन, एंड फोर्थ इज परसीव्ड क्वालिटी। दैट ऑल टर्म्स कंसीडर्ड ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट इज importance. Why brand equity is important? So first is, it is important to build relationships, because we all know that relationship is to be considered very important, whether in any kind of business or in any kind of company as well. So यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक होता है पहला परसीव्ड कॉस्ट और परसीव्ड क्वालिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ब्रांड इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो क्या सोचता है, कस्टमर क्या सोच रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कि उससे बेनिफिट चाहिए, ये होता है परसीव्ड क्वालिटी। दूसरा होता है परसीव्ड कॉस्ट। वो अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके बेनिफिट्स अच्छे होंगे, या उसके फीचर्स अच्छे होंगे, या कंपनी प्रोवाइड करा रही होगी, तो वो कुछ भी कॉस्ट पे करने के लिए उसके लिए रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एप्पल का, या मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ हर्म्स का। उस जो पर्टिकुलर ब्रांड है, उन दोनों ने इतने अच्छे तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रखी है कि कस्टमर प्राइस को भी नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ब्रांड है तो मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करना है, प्राइस कितना भी हो वो पे करेगा। तो ये रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद करता है। सेकंड, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ ब्रांड। अब ब्रांड इक्विटी अगर हमारी अच्छी है तो हमारे ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, एक कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ही बताएगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड इतना अच्छा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रांड में इतनी फीडबैक इतना अच्छा हमें क्वालिटी दी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पैकेजिंग है उस पर डिटेल दे रही है, आप जाके यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो ये ब्रांड इक्विटी से क्या होता है, ये अवेयरनेस को भी इंक्रीज करता है ब्रांड इक्विटी। ओके, थर्ड, दैट्स व्हाई आज जो कंपनी है, इन द करंट सिनेरियो कंपनीज अपने पर्टिकुलर ब्रांड के नेम को बनाए रखने के लिए काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ ब्रांड ओनली। ओके, so second is why it is important, because it helps in increasing the awareness of brand. Third, it creates brand association and perceived quality. Means with the high brand equity you can also create a brand association and perceived quality. Means if a brand equity is good in the mind of customer, so it will make a mental image, or we can say it will make a mental good image in the minds of consumer, or we can say it will create a good positioning in the mind of consumers that the price will be paying by them. Okay, fourth is provides competitive advantage. Means brand equity is not only providing you a good brand image but it also provide a competitive advantage over your competitors. क्योंकि यहाँ पर कस्टमर क्या करता है, अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो वो यहाँ पर प्राइस को भी कंसीडरेशन में नहीं मैटर करता है कि प्राइस कितना भी हो, वो पे करेगा क्योंकि उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी पे करता है ब्रांड इक्विटी। फिफ्थ इज हेल्प्स टू बिल्ड न्यू प्रोडक्ट लाइन विद कॉन्फिडेंस। मीन्स ब्रांड इक्विटी से क्या होता है, हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग लाइंस लेके आ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा ब्रांड मार्केट में अच्छा ग्रो कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस भी लेके आएंगे विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ब्रांड अच्छा काम कर रहा है। हमारा प्रोडक्ट, कोई भी हम नया प्रोडक्ट लेके आए वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, सो फिफ्थ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, because it is important to build new product line.
सिक्स इज गेन रिस्पेक्ट विद इन योर इंडस्ट्री। अब ब्रांड इक्विटी से क्या होता है, ब्रांड इक्विटी से आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर भी रिस्पेक्ट बढ़ती है। वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, मान के चलो अगर आप कोई सिम बेच रहे हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर ब्रांड की जो सिम है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आपकी रिस्पेक्ट को बनाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, so these are the importance that we have been discussed about brand equity. Now we will discuss about how to calculate brand equity or how we can build brand equity. So we all know that in order to build any kind of brand or in order to launch any brand, you need hard work, you need consistently efforts in order to gain the largest market share. So यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है इलेबोरेशन और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट। इन तीनों को हम एप्पल कंपनी की मदद से समझेंगे, यानी कि एप्पल ब्रांड को हमने यहाँ पे कंसीडरेशन में लिया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाया है, कस्टमर्स को स्टार्टिंग में ही अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए हैं, कस्टमर को अच्छे तरीके से उसको मार्केट किया है, तो कस्टमर का एक पॉजिटिव रिव्यू होगा उस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आपने अच्छे से मार्केट ही नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट के अच्छे बेनिफिट्स नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट आसानी से अवेलेबल है आपका प्रोडक्ट का, तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज अ लास्ट इंप्रेशन। इट डजंट मैटर हाउ एक्सटेंसिव योर प्रोडक्ट लाइन इज, व्हाट मैटर इज हाउ यू मार्केट इट। बिल्कुल सही बात है, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट लाइन है, आपके पास कितने प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने किस तरीके से उसको मार्केट किया है। अगर आज मैं ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट को मार्केट करूं तो क्या वो चलेगा? क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग। हम इंटरनेट पर भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचेगा और हमारे पास ज़्यादा लीड्स जनरेट होंगी। तो आज के ज़माने में हमें अच्छे से मार्केट करना होता है अपने प्रोडक्ट को एज कंपेरिजन टू उसकी क्वालिटी पर या उसके प्राइस पर। व्हेन यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जब एप्पल ने अपने आईपॉड को इंट्रोड्यूस किया था तो कंपनी ने पॉजिटिव रिव्यू पाए थे उस प्रोडक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को पता था कि ये जो ब्रांड है ये पहले से इसकी एक अच्छी इमेज है मार्केट के अंदर। सो एप्पल ने क्या कर रखा था, एप्पल ने पहले से अपनी ब्रांडिंग पे अपने ध्यान दिया था, अपने ब्रांड नेम को बिल्ड करने पे उसने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो उनका अच्छा ही होता है, लेकिन वो ज़्यादातर ब्रांडिंग पे ध्यान देते हैं जिनसे कस्टमर के दिमाग में उनकी पोजीशनिंग अच्छी बनी रहे। ओके, सो ये होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जो कि हमने एप्पल के नाम से समझा। दूसरा होता है इलेबोरेशन। अब एक बार आपने इंट्रोडक्शन कर दिया अपने प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, अब इलेबोरेशन में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हो कस्टमर को कि ये मेरा प्रोडक्ट है। आप उसके अंदर क्या करते जाते हो, बार बार कस्टमर को वही प्रोडक्ट को बार बार दिखाते हो। आज बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो कि कस्टमर देखना नहीं चाहता, लेकिन उसको दिखाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक अ क्लियर विजन, इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड टुवर्ड्स द माइंड ऑफ कस्टमर। तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को इलेबोरेट करते हैं यूनिफाइड अप्रोच में। ठीक है, एप्पल मेड श्योर दैट द आईपॉड हैड द सेम यूजर इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है, मान के चलिए अगर कोई एक प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है, आपका कोई कॉम्पिटिटर दे रहा है, तो उसी के कंपैरिजन में आप अपने ब्रांड पे ध्यान देते हुए एक सेम प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे कस्टमर के तरफ, जिससे कि वो समझे कि ये पर्टिकुलर ब्रांड भी सेम फीचर प्रोवाइड कर रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। सो एप्पल ने यही किया, एप्पल मेड श्योर दैट द आईपॉड हैड द सेम यूजर इंटरफेस, look and feel as its other products, so that their customer would know that the iPod was from Apple. ये Apple से है। It also made sure its marketing campaign for the new product was reminiscent of its previous marketing campaign for other products. मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आप करते हो, इलेबोरेट करते हो उस प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये आपको फीचर्स मिलते हैं। ओके, सो किसी भी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ता है प्रोडक्ट ब्रांड का, अच्छा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको इलेबोरेशन करना होता है, उसके बाद आप रीइंफोर्समेंट कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है चेंजेस करना अपने प्रोडक्ट के अंदर। यू हैव मोर लीवे टू एक्सपेरिमेंट विद योर ब्रांड और री इन्वेंट इट
ऑल टुगेदर इन दिस फेज। इस फेज के अंदर आप क्या करते हो ब्रांड इक्विटी के, कि आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। जैसे कि मान के चलिए जियो ने क्या किया, जियो ने 2017 या 2016 के अंदर उसने समझा कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को डेटा चाहिए, लेकिन उस टाइम पे डेटा प्रोवाइड किया जाता कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो जियो ने क्या किया, अपने इस पर्टिकुलर नीड को आइडेंटिफाई किया अपने जो सिम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो इस फेज में क्या करते हैं, ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते जाएं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन एप्पल इंट्रोड्यूस्ड लार्ज साइज्ड मोबाइल डिवाइसेस एंड डिस्कार्डेड देयर फेमस फोन दैट फिट्स योर palm concept, it was only possible because they had already built a reputation in the market over the years। जब एप्पल ने अपने लार्ज साइज मोबाइल डिवाइसेस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर उसने क्या किया, डिस्कार्डेड कर दिया था अपने वो सारे फोन्स को जो कि आपके पाम्स में फिट नहीं होता। तो यहाँ पर ही कैसे कर पाया एप्पल, क्योंकि उसकी एक अच्छी इमेज थी मार्केट के अंदर। तो किसी भी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको उसका अच्छा इंट्रोडक्शन करना होता है, उसको आपको एलेबोरेट करना होता है, तीसरा उसको आपको रीइंफोर्समेंट करना होता है, आपको कंटिन्यूस उसमें चेंजेस करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ब्रांड इक्विटी इन अ गुड मैनर। ओके, तभी आप मार्केट के अंदर स्टे कर पाओगे, तभी आप ज़्यादा इनोवेटिव कहलाओगे, अदरवाइज आपका बिजनेस डिसीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ब्रांड इक्विटी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। फॉर गेटिंग द पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, I will recommend you that please subscribe and like this video. Thank you. Bye bye.